चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। जैसे कि आप सभी देख पा रहे हो कि आज का हम लोग, आपको पता होगा कि आपको स्क्रीन में दिखाई पड़ रहा है कि आज का जो हम लोग का क्लास है उसमें लिखा जा रहा है कि टॉप 60 सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो सारे बच्चे इसका ध्यान देना कि टॉप जो 60 क्वेश्चन होंगे ना, यानी 60 क्वेश्चन जो सब्जेक्टिव के होंगे उनको सर हम आपको पढ़ाएंगे। लेकिन एक ही दिन पे 60 क्वेश्चन को बताना ये तो संभव नहीं लगता है, लेकिन आपको लगातार करके 60 क्वेश्चन आपको बता दिया जाएगा सर। ऑब्जेक्टिव नहीं बल्कि सब्जेक्टिव का होगा, ठीक है। और ये आपका जैक बोर्ड का जो होगा, जैक बोर्ड का 2026 का जो एग्जाम होने वाली है मैथ का, उससे संबंधित ही ये आपका क्वेश्चन होने वाली है। तो जिसका कि पहला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर दिया गया, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा 12, 15 और 18 का एलसीएम। हर दिन आपको हम वैसे प्रश्न को बताने का प्रयास कर रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और सर आप लोग जानते हो कि आपको पता है ये क्वेश्चन को बनाने का, लेकिन हम आपको बार बार रिवीजन कराते रहते हैं जिससे कि आपका ये याददाश्त बना हुआ रहे कि किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है और आप एग्जाम में जा करके गड़बड़ ना करो। जो भी इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, उनको लेकर हम आपको बताते हैं सर। तो जैसा आपको दिखाई पड़ रहा है, पहला क्वेश्चन हमारे पास है, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा 12, 15 और 18 का एलसीएम ज्ञात करें। क्वेश्चन में कहता है, देखिए किनका किनका सर, तो पहला है 12 है, 15 है और 18 है। देख सकते हो 12 का, 15 का और 18 का, तीन का हम लोगों को मान यहाँ पर ज्ञात करना है। 12 है, 15 है और 18 है, इन तीनों का हम लोगों को ज्ञात करने के लिए बोला है एलसीएम। ये आपका स्टडी मटेरियल का ही क्वेश्चन दिया जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रश्न को जब हम लोग बनाएंगे तो सबसे शुरू स्टार्टिंग में क्या करेंगे ना, यहाँ पर लिखना पड़ेगा सर, इस प्रकार से आप सॉल्यूशन लिखिएगा, ठीक। और सॉल्यूशन लिखने के बाद आपको एक एक हर स्टेप को सीखने का प्रयास करेंगे सारे बच्चे। सबसे पहले आप यहाँ पर 12 लिख लीजिएगा, यहाँ पर आप क्या करोगे सर 15 लिख लेना, और यहाँ पर आप 18 लिख लेना, कुछ इस प्रकार का, ठीक है। 12, 15 और 18 क्या लिखना पड़ेगा, 12, 15 और 18 लिखने के बाद आपको अलग अलग इसको फैक्टराइज करना है। इसको ऐसे तोड़ लीजिए, यहाँ पर इसको तोड़ लीजिए। और देखो कल हम आपको 2 अंक वाला बताए थे, आज आपको हम 2 स्थान से लेकर के 3 स्थान तक वाले क्वेश्चन को बता रहे सर। तो जब 12 को तोड़ेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 छक 12 हो जाएगा, और फिर सर ये कटेगा तो देख सकते हो 2 तिया 6 कट जाएगा, और लास्ट में हमारे पास 3 एकम 3 ऐसे कट जाएगा, ठीक। 15 को जब तोड़ेंगे तो क्या होगा, 3 पछे 15 टूटेगा इस प्रकार से, और हमारे पास 5 एकम 5 ये भी टूट जाएगा सर, ठीक ना। 18 को भी तोड़ेंगे तो इसी प्रकार से। अब देखो कहोगे सर अभी फिर से नया से फैक्टराइज करना सिखाइए, तो सर 2 महीने का क्लास बाकी है, अब इसमें फैक्टराइज करना सिखाना अच्छी बात नहीं है, आपको करके दिखाना। देखो 2 नवा 18 हो जाएगा, और 3 तिया 9 हो जाएगा, और फिर 3 एकम 3 हो जाएगा। इस तरीके से सबको हम लोग इसी तरीके से तोड़ लेंगे, और तोड़ने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे कि 12 के बराबर लिखेंगे। 12 के बराबर देख सकते हो कि कितने बार हमारे पास, देखो 12 के जगह पे क्या है, देखिए 15 के जगह पे देखिए क्या है, और 18 के जगह पे देखिए क्या है। जो कुछ भी आपका दिया जा रहा है उसी को आपको लिख लेना है, ठीक है। तो 12 के जगह पे देख सकते हो, 12 के जगह पे 2 बार 2 है, 2 बार क्या है, 2 है, देखो 2 बार 2 है, तो आपको क्या करना है 2 का पावर 2 इस तरीके से लिखना है, और 3 एक मर्तबा है तो 3 का पावर 1 ऐसे लिख लेना है, ठीक। उसके बाद सर आपको नेक्स्ट देख सकते हो कि 15 के जगह पे देखो 15 का फैक्टराइज किया गया है, तो 15 का फैक्टराइज करने पर क्या आया है, 15 का फैक्टराइज करने पर 3 का पावर 1 आया है, और 5 का भी पावर 1 आया है सर, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद देखो 18 के जगह पे, तो 18 के जगह पे क्या है, 2 है हमारे पास 1 बार, और 3 देखो हमारे पास कितना बार है, 2 बार है सर। 3 कितना बार है, 2 बार, देखो ना, नहीं है यहाँ पर 1 बार और ये 2 बार, बस इसी को तो देख ले लिख देना है सर। इतना करने के बाद आपका इस वाले प्रश्न में आपको एलसीएम ज्ञात करने बोला है, ना कि एचसीएफ ज्ञात करने बोला है। तो चलिए हम लोग एलसीएम कैसे निकालेंगे इसको जरा सा देख लेते हैं सर। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, एलसीएम बराबर किसके बराबर, तो एलसीएम बराबर क्या हो सकता है, एलसीएम बराबर, जरा देखें और सीखने का प्रयास करेंगे सर। एलसीएम जो होता है ना, एलसीएम क्या होता है, सबसे पहला नियम ये है कि आपके पास 3 लाइन है, देखो 3 लाइन, आपका फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, कितने लाइन है, 3 लाइन।
हर एक स्टेप को सीखिएगा। जो बच्चे देख रहे हैं ना, बढ़िया से सीखने का प्रयास करना। फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन, कितने लाइन हमारे पास है सर? 3 लाइन दिया गया। देखो फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन, तीनों लाइन में से ध्यान से सुनना, तीनों लाइन में से आपको देखना है कि सब में कौन सा ऐसा संख्या है जो तीनों लाइन में है, ये देखना है। देखिए सबसे पहले आपको देख लेना है, यहाँ देखिए 3 है, यहाँ भी देखिए 3 है और यहाँ भी देखिए 3 है। तीनों लाइन में 3 है ना? चेक करने से आपको पता चल गया सर कि तीनों लाइन में 3 है। देखिए इस पे भी 3 है, इस पे भी 3 है, इस पे भी 3 है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, सबसे पहला स्टेप का क्या कार्य करना है कि तीनों लाइन में है या नहीं है ये देखना है। तो देखिए तीनों लाइन में 3 3 3 मिला। अब यहाँ पर एक चीज का ख्याल रहे आप लोगों को, यहाँ पर देखने से आपको एक चीज पता चल रहा है सर, देखिएगा कि यहाँ पर 3 का पावर 1 है, ठीक। और यहाँ सर देखिए 3 का पावर यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर देख सकते हो कि 3 का पावर 2 दिया गया है, ठीक ना? थोड़ा ध्यान से देखना तो आपको पता चलेगा सर यहाँ पर 3 का पावर क्या दिया गया? 2। सभी बच्चों को दिखाई पड़ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। यहाँ पर 3 का पावर 1 है, यहाँ पर भी 3 का पावर 1 है, यहाँ पर 3 का पावर 2 है। तो एलसीएम क्या कहता है? एलसीएम कहता है कि अगर तीनों लाइन में है तो आपको सबसे ज़्यादा पावर वाला को नीचे उतारना है, सबसे ज़्यादा पावर वाला को, ठीक है। देखिए अभी सारे बच्चे जुड़ चुके हैं सर। तो 3 का पावर 1, 3 का पावर 1 और 3 का पावर 2 में हम लोगों को उतारना है 3 का पावर 2 को। एलसीएम में ज़्यादा पावर को लाइएगा, एचसीएफ में कम पावर को लाइएगा, ठीक ना? तो हम लोग ले आएंगे 3 का पावर 2 को। इतना करने के बाद फिर से हम लोग गुना लिखेंगे। क्या लिखेंगे? गुना। और उसके बाद सर यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि आपको करना क्या है, थोड़ा सा सीखिएगा। अब जो बच गया, देखो अब जो बच गया तो कैसे, यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर कुछ बच्चे गलती करते हैं, ध्यान से सुनना। नगमा है, आफरीन है, सारे बच्चे ध्यान से देखना यहाँ पर क्या गलती होता है सर। देखिएगा, देखो यहाँ पर बता रहे, उसको सुनना। यहाँ पर 2 का पावर 2 है और यहाँ पर 2 का पावर 1 है। तो अब सवाल यहाँ पर यही उठता है कि सर इन दोनों में से किसको आप नीचे उतारिएगा, ये सवाल है। क्या दोनों को उतार दीजिएगा, क्या एक को उतारिएगा और किसको उतारिएगा, ये सवाल है। एक है 2 का पावर 2 और एक है 2 का पावर 1। आप किसको उतारेंगे? देखते हैं कि बच्चे आंसर कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। देखते हैं सर कौन कौन से बच्चे ऐसे जिसका आंसर कर पाओगे कि 2 का पावर 2 है और 2 का पावर 1 है। इसमें से आप नीचे किसको उतारोगे सर? एलसीएम में किसको लोगे? देखते हैं, सभी बच्चे बताएंगे सर किनको आप नीचे ले सकते हो। 2 का पावर 2 और 2 का पावर 1, इसमें आपको नीचे किसको उतार सकते हो? एलसीएम के लिए किनको लेना पड़ेगा, जल्दी से बताओगे। आफरीन का है दोनों को उतारेंगे सर, यहीं पर गलती हो जाएगा आफरीन, ठीक है। दोनों को उतारेंगे, यहीं पर गलती हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो नगमा भी करी सर दोनों को, यहाँ पर थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है। यहाँ पर समझने का प्रयास करना है, यहाँ पर समझिएगा। हम बता रहे हैं आप लोग से गलती हो गया, यही चीज को हम बताना चाह रहे हैं सर आप लोग को। 2 का पावर 2 और 2 का पावर 1, कम से कम जब कभी भी आफरीन 3 लाइन वाला क्वेश्चन होगा, 3 लाइन वाला क्वेश्चन होगा, 3 लाइन वाला क्वेश्चन होगा तो एकदम सुनना, शायद आप लोग को समझ में आ जाए। 3 लाइन वाला क्वेश्चन होगा तो सबसे पहले आप लोग तीनों लाइन में जोड़ा लगाना। अगर तीनों लाइन में जोड़ा लग जाएगा उसके बाद कम से कम 2 लाइन में जोड़ा लगाना। तो 2 लाइन में भी जोड़ा लग जाएगा तो उसमें से जो ज़्यादा पावर होगा उसको नीचे उतार देना सर, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा पावर होगा उसको नीचे उतार देना। एलसीएम का बात बता रहे हैं। अब देखो कम से कम 2 लाइन में जोड़ा लग गया ना, 2 का पावर 2 और 2 का पावर 1, तो ये तो जोड़ा लग गया ना, कॉमन तो हुआ ना। 3 लाइन में ना हुआ तो 2 लाइन में देखना है। 2 लाइन में देखिए 2 लाइन में जोड़ा लग गया यानी कॉमन हो गया, उभयनिष्ठ है 2 लाइन में। तो सर इस कंडीशन में ना 2 का पावर 2 और 2 का पावर 1 में से जो सबसे ज़्यादा पावर वाला है उसको नीचे उतार दीजिएगा। 2 का पावर 2 और 2 का पावर 1 में से आपको उतारना है 2 का पावर 2 को, 2 का पावर 1 को नहीं उतारना है, ठीक, क्योंकि ये दोनों कॉमन हुआ है। अब उसके बाद जो कोई कॉमन नहीं होगा, ठीक है। देखो आफरीन करी कि समझ गए। अब देखो कि अगर अब इसके बाद अगर एको लाइन में कॉमन नहीं हो रहा है, 2 लाइन में भी कॉमन नहीं हो रहा है, जो बच गया लास्ट में
उसको ले जा करके लास्ट में उतार देना है। ये गलती ना करना, ठीक है, ये गलती नहीं करना, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा सर, ठीक है ना। अब अगर सबको उतार देना तो फिर देखना 180 आंसर नहीं होगा, 180 से ज़्यादा आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। तो सर अब इसको हम लोग जब गुना करेंगे, 3 का पावर 2 होगा तो 3 तिया 9 हो जाएगा, और 2 का पावर 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है, और हमारे पास 5 हो जाएगा, 5 चौके 20, 20 नवा 180, तो हमारे पास आंसर कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। सर देखिए आप लोगों ने ये बात सही बताया कि 180 आंसर होगा। सामिया कह रही है सर एक क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। सामिया इतना लेट आप लोग ज्वाइन किए हो सर। देखो एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, फटाफट आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के सर बाकी बच्चों को शेयर कर देना, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यदि एपी का प्रथम पद, यदि एपी का प्रथम पद 18, यदि एपी का प्रथम पद माइनस 18, एनवा पद यानी ए एन बराबर 0 और पदों की संख्या एन बराबर 10 हो तो डी ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर बोला है ए का मान जो दिया गया है ना, थोड़ा ध्यान से देखना, ए का मान जो दिया गया है, ए का मान 18 है और ए एन का मान जो दिया गया है 0 है और एन का मान 10 दिया गया है और हम लोगों को डी का मान ज्ञात करना है। तो आपको सर सभी को हम सर्कल कर दिए, देख सकते हो स्क्रीन में दिखाई पड़ रहा होगा। देखो किसी एपी का प्रथम पद यानी कि ए का मान -18 है, एनवा पद यानी ए एन का मान 0 है और पदों की संख्या एन बराबर 10 है, तो डी का मान ज्ञात करना है। आप लोग को ऐसे क्वेश्चन बहुत बार हम पढ़ाए हैं सर और फिर आज बता रहे हैं, सीखिएगा। एपी का प्रथम पद मतलब A1 फर्स्ट टर्म जो दिया गया है वो आपका -18 है और एनवा पद कहने से तात्पर्य है कि ए एन का जो मान दिया गया है वो 0 है और पदों की संख्या से तात्पर्य होता है कि एन का मान जो दिया गया है वो 10 है। ए एन अलग होता है, एन अलग होता है, ठीक है। तो डी का मान ज्ञात करने बोला है। क्वेश्चन में हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। देखिए सॉल्व क्या करना है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे गिवेन यानी कि दिया क्या गया है हम लोगों के द्वारा, हम लोग का क्वेश्चन में आखिर क्या इनपुट किया गया है, हम लोगों को क्या मान दिया गया है, ये सबसे पहले चेक करना है। तो हम लोगों का मान जो दिया गया है ए बराबर दिया गया है -18, ए बराबर क्या दिया गया है, -18 दिया गया है सर, ठीक है। और देख सकते हो कि ए एन बराबर और एन बराबर जो दिया गया है वो 10 दिया गया है और ए एन का मान जो दिया गया है वो हमारे पास सर 0 दिया गया है, ठीक। सभी कोई देख लेंगे, थोड़ा सा देखिएगा। ए का मान 18 है, एन का मान 10 है, ए का मान जो है सो -18 है, एन का मान 10 दिया गया है और ए एन का मान 0 दिया गया है। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कुछ इस प्रकार का करना पड़ता है, ध्यान से देखिएगा। आपको ए एन के नीचे ए एन का फॉर्मूला को पहले सर मान को बैठाना पड़ेगा। तो देखिए ए एन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस ब्रैकेट बंद n -1 और d, ये हम लोगों का ए एन का फॉर्मूला होता है, बराबर लिख लेंगे 0। अब इस पे मान को बैठाना है बढ़िया से। देखो सबसे पहले देखना कि किस तरीके से हम सर क्वेश्चन को लिख रहे हैं, उसको भी जरा ध्यान से देखिएगा। ए का मान हमारे पास देख सकते हो कि -18 दिया गया है, प्लस ब्रैकेट बंद करेंगे, एन का मान हमारे पास 10 है, -1 है और डी का मान हम लोग को पता नहीं है, बराबर लिखेंगे 0। सॉल्व कीजिए, जितना आप फास्ट सॉल्व करने सक जाओ सर, आपको तरीका मालूम होना चाहिए सॉल्व करने का, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है -18 है ना, -18 को उठा कर अगर आप दूसरी तरफ लेकर के चले जाओगे, साइड चेंज कर दोगे तो उस साइड जा करके क्या हो जाएगा, वो +18 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सर, यहाँ पर जो हमारे पास 10 में से 1 है तो 10 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा 9 और साथ में डी को चिपका दीजिए, बराबर। देख सकते हो कि ये जो -18 है इसको उठा करके अगर इस साइड में लेकर के चले जाएंगे तो क्या होगा, उस साइड में जाएगा तो +18 हो जाएगा ना, +18 हो जाएगा। यानी कि d = आप देख सकते हो कि 18/9 लिखेंगे और जब इसको काटा जाएगा तो आएगा 9 दूनी 18। अब देख सकते हो कि हमारे पास d का जो फाइनल मान ज्ञात होकर के आ गया वो 2 आया। तो यही हमारा क्वेश्चन में निकालने भी हम लोगों को बोला था। देखिए तो कुछ इस प्रकार से हम लोग का आंसर हो गया। देखो नगमा का भी आंसर आ गया, सामिया का भी 2 है सर, मेरा भी। वेरी गुड सर। इसी तरीके से आप लोग क्वेश्चन को करते हो ना तो बहुत ही खुशी मिलती है कि हाँ कुछ बच्चों को क्वेश्चन बनाना आता है।
तो देखिए बहुत बड़ा क्वेश्चन तो नहीं रहता है, लेकिन समझ में आ जाए तो बहुत इजीली आप क्वेश्चन को बना पाइएगा सर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है देखो एपी में क्या दिया गया है, 2 है, फिर देखो 8 है, और फिर हमारे पास ए है। क्या बोला है, ए का मान ज्ञात करें। क्या बोला गया है, ए का मान ज्ञात करें। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है इस वाले क्वेश्चन में, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, इसलिए इस वाले क्वेश्चन को बता रहे हैं सर। देखो फर्स्ट टर्म हमारे पास 2 दिया गया है, और लास्ट टर्म हमारे पास देखो कि थर्ड टर्म जो दिया गया 8 दिया गया, ठीक है। और हमारे पास देख सकते हो कि ए का मान हम लोगों को ज्ञात करने बोला है। देखिए एकदम से बेसिक कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बहुत आसान है, लेकिन बनाने के लिए थोड़ा सा एक ट्रिक चाहिए, एक कॉन्सेप्ट चाहिए, ठीक। हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, दिया है देखो इस तरीके से लिख लिया जाएगा, दिया है। क्या दिया है, यही सवाल है कि क्या दिया है। सवाल यहीं पर है, प्रश्न यहीं पर उठता है कि क्या दिया गया है। ये सबसे शुरू वाला हमारे पास देखो कि ए वन का मान क्या दिया है, 2 दिया है। ए1 का मान क्या दिया है, 2 दिया है। अब कहोगे सर ए2 के जगह में क्या दिया है, ए2 के जगह में ए दिया है। जो दिया है हम उसको लिख दे रहे हैं। ए1 के जगह में देखो ये ए1 का मान है, ये ए2 का मान है, और ये ए3 का मान है। तो फिर हम कहेंगे सर ए3 बराबर क्या दिया है, तो ए3 बराबर कहोगे सर 8 दिया गया है, ठीक ना। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर देखो, इसको यहाँ पर फिर से बराबर देंगे, ठीक ना। और यहाँ पर एक काम क्या करेंगे, ए3 का फॉर्मूला बताओ तो क्या होता है सर। ए3 का फॉर्मूला आप लोग खुद जानते हो, ए3 का फॉर्मूला हो जाता है ए प्लस 2डी। क्या होता है, ए प्लस 2d बराबर क्या होगा, 8। इसके जगह पे कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए कुछ बच्चे कर रहे हैं कि आंसर आ रहा है, चल बच्चे बताए सर। ए का मान देखो कि 2 दिया गया है, ए का मान क्या दिया गया, 2 है, प्लस 2 और डी हो जाएगा, बराबर क्या होगा, 8 होगा सर। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, पता चलेगा कैसे सॉल्व किया जा रहा है। तो यहाँ पर 2d रह जाएगा, ये वाला जो 2 है इसको उठा कर इधर कर देंगे ना, उठा कर उधर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 8 माइनस 2 हो जाएगा। फिर से सर हम लोग के पास 2d बराबर 8 में से 2 घटा दोगे तो बचेगा 6। और सर देखिए कि 2d इज इक्वल टू डी बराबर यहाँ पर निकालेंगे, d बराबर 6/2 हो जाएगा। 2 से 3 को काट देंगे, ठीक है, 3 को काट देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि d इज इक्वल टू निकल कर आएगा 3। तो देख पा रहे होंगे आप लोग कि d का मान क्या निकल कर आया, 3। अब लास्ट में लिखेंगे, अतः क्या लिखेंगे, अतः देखना ध्यान से, हम लोगों को यहाँ पर क्या निकालने बोला है, a2। क्या निकालने बोला है, a2। a2 के जगह में क्या लिखा हुआ है, a लिखा हुआ ना, इसलिए सर हम लोग a2 बराबर लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे a2 बराबर क्या दिया गया है, a, और a2 का फॉर्मूला होता है a प्लस डी। ad बराबर हो जाएगा a, और a का मान हमारे पास क्या है, a का मान 2 है, d का मान 3 है, बराबर a होगा। फिर सर 3 और 2 5 बराबर a हो जाएगा, तो a बराबर जो होगा वो 5 निकल करके आ जाएगा। सर देखिए बनाने का बहुत तरीका है, लेकिन आपको हम एकदम से क्या बताया, बेसिक बताने का प्रयास किए हैं, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से बेसिक बताने का प्रयास किया गया है, ठीक ना। शायद किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए नगमा करी कि d बराबर 3 और a बराबर 5 आया मेरा, वेरी गुड सर। इसी तरीके से क्वेश्चन को बनाने का प्रयास किया जाए तो सर बहुत ही बेस्ट होगा, और आप लोग तैयारी का शुरू कर दीजिए क्योंकि रूटीन आ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दे, यदि हम अंश में 1 जोड़ दे तथा हर में से 1 घटा दे तो भिन्न 1 में बदल जाती है। भिन्न जो है ना कितना बदल जाता है, 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दे, यदि हर में 1 जोड़ दे तो 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या है। चलो क्वेश्चन को सर ये तुम लोग का थोड़ा सा लेगा भी जाएगा सर ये क्वेश्चन, ठीक ना। क्वेश्चन क्या बोला है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दे, अंश में 1 जोड़ दे, हर में 1 घटा दे, यही बात बोलते जा रहा, सुनते चलना। तो किस में बदल जाता है, 1 में बदल जाती। इस लाइन को सुन लो, अंश में 1 जोड़ेंगे, हर में 1 घटाएंगे तो किस में बदल जाएगा, भिन्न हमारा 1 हो जाएगा। अगर समझ में आएगा फ्रेंड क्वेश्चन तो बोलना सर कि समझ में आ गया, तो क्वेश्चन को बना देंगे, ठीक। जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक क्वेश्चन को हम समझाने का प्रयास करेंगे सर, ठीक है। देखिए पहला क्या बोला है, अंश में 1 जोड़ दे। क्या बोला है क्वेश्चन, अंश में 1 जोड़ दे
हर में एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाती है। भिन्न किस में बदल जाती है? एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। चलो क्वेश्चन क्या समझ में आया, फिर से बताते हैं। दो यहाँ पर शर्त है। पहली शर्त ये है कि अंश में एक जोड़ो और हर में एक घटाओ। अंश में एक जोड़ो, हर में एक घटाओ, तो हमारा भिन्न जो होगा वो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये आती है कि भिन्न आखिर कहते किसको हैं? देखिए भिन्न आखिर कहा किसको जाता है? देखिए तो भिन्न इज इक्वल टू क्या होता है? ऊपर अंश होना चाहिए। ऊपर क्या होना चाहिए? अंश। और नीचे क्या होना चाहिए? हर। इसको हम लोग भिन्न कहते हैं सर। अंश बटे हर को क्या कहा जाता है? भिन्न कहा जाता है। ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है? इसको हम लोग कह सकते हैं ना सर, ध्यान समझ लेना, इसको हम लोग कहते हैं भिन्न बराबर अंश बटे हर। ठीक है, अंश बटे हर। भिन्न का ये फॉर्मूला होता है। भिन्न का मतलब होता है अंश बटे हर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए सर आगे समझने में। देखिए तो यहीं पर से क्वेश्चन को बनाएंगे तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा हम लोगों को सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन। और लिखेंगे यहाँ पर, या फिर डायरेक्ट लिखेंगे माना। क्या लिखेंगे? माना। ध्यान से सुनना सर। माना भिन्न का अंश, भिन्न का अंश, भिन्न का अंश को हम लोग x मानेंगे। ठीक है, और हर को हम लोग y मानेंगे। ठीक है, हर को क्या मानेंगे? y। ध्यान से सुनना फिर सर, ये वाला चीज को आप लोग समझे कि नहीं? भिन्न का मतलब क्या होगा? भिन्न का मतलब होगा अंश बटे हर। भिन्न का मतलब क्या होगा? अंश बटे हर, जिसका अंश हो और हर हो सर। तो हम लोग अंश को कुछ मान लेंगे और हर को भी कुछ मान लेंगे। जैसे देखिए अभी हमने यहाँ पर अंश को x माना और हर को y माना, तो हमारे पास जो एक्चुअल भिन्न आएगा तो लिखेंगे इसलिए जो भिन्न होगा ना, भिन्न जिसको कहा जाता है भिन्न, तो भिन्न बराबर क्या होगा? ध्यान से देखना कि भिन्न बराबर हो जाएगा x बटे y। क्या हो जाएगा? x बटे y हो जाएगा। अब यहाँ पर पहली शर्त देखिए, पहली शर्त क्वेश्चन में क्या बोला है? पहली शर्त को समझिए। पहली शर्त को बोला है, पहली शर्त को क्या बोला है? देखिए सीखिए। पहली शर्त को बोला है कि अंश में एक जोड़िए, यानी कि पहली शर्त में क्या बोला? अंश में एक जोड़िए, यानी x + 1 कीजिए और हर में एक घटा दीजिए, मतलब y - 1 कीजिए। तो हमारा भिन्न जो होगा ना, भिन्न देखो कितना बदल जाएगा? 1 हो जाएगा सर। फिर से सुनना यहाँ पर सारे बच्चे। ठीक, बोला है कि अंश में एक जोड़ दे, अंश में एक जोड़ दिए, हर में एक घटा देना है, हर में एक घटा दिए, तो हमारा भिन्न कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, बराबर 1 हो गया। इसको सॉल्व कर लीजिए सर फटाफट। कैसे सॉल्व करना है? देखो इसके नीचे समझ लो कि 1 छिपा हुआ है ना, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है सुनिएगा। x + 1 को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? x + 1 हो जाएगा। ठीक ना। और सर यहाँ पर ध्यान से देखना, ये पूरे को y + 1 को इससे गुना कर देंगे ना, तो क्या हो जाएगा? सोचिए, खुद भी आप सोचने का प्रयास करेंगे सर। y - 1 को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? y - 1 हो जाएगा। बस सर सबको एक साइड रख दीजिए बढ़िया से। इस प्रकार से देखिएगा, इस साइड में जो भी संख्या है ना, सबको उठा करके दूसरे पक्ष में रख दीजिए। कैसे रखिएगा? सुनना यहाँ पर बात को। x + 1, इस साइड में जो कुछ मान है सबको उठा के दूसरे पक्ष में रखिए ऐसे। इधर +y है ना, तो इधर आके क्या हो जाएगा? -y हो जाएगा। इस साइड में -y है ना, इस साइड में आकर के क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा, बराबर 0 बचेगा। क्लियर कहानी? अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, सॉल्व कैसे कीजिएगा? x के बाद -y, और देखो यहाँ पर सीखना सर, +1 है और +1 है, तो +1 और +1 क्या हो जाएगा? +1 और +1 हमारे पास हो जाएगा +2, बराबर हो जाएगा 0। इसको हम लोग मानेंगे इक्वेशन 1। क्या माना जाएगा? इक्वेशन 1 मान लीजिएगा। अब हमारे पास दूसरी शर्त शुरू होती है। दूसरी शर्त, चलिए दूसरी शर्त क्या कहती है? दूसरी शर्त में भी चलते हैं सर। दूसरी शर्त, दूसरी शर्त देखते हैं। दूसरी शर्त में क्या बोला है? यदि हर में एक जोड़ दे, केवल हर में एक जोड़ना है, तो हमारा जो भिन्न है 1/2 हो जाती है। हर में,
अंश में कुछ नहीं, हर में क्या जोड़ना है, एक जोड़ना है, y+1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा सर। ठीक है, इसको फटाफट सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व कीजिएगा, देखिए पिछला क्वेश्चन में जैसे सॉल्व किया गया था, 2 और x को गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा, बराबर y+1 को 1 से गुना कर देंगे तो y+1 हो जाएगा। उस साइड से सबको उठा करके सर एक साइड में करेंगे, एक साइड में करेंगे कुछ इस प्रकार का, 2x क्या लिखेंगे, 2x माइनस वाई -1 बराबर 0 होगा। क्या ये बातें आप लोगों का जहन पे आया, ये वाला हो गया क्लियर, ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब देखते हैं कि कितने बच्चे इस वाले कहानी को समझ पाए हैं सर, जल्दी से बताओगे कितने बच्चों को यहाँ तक समझ में आया। सर यस नो में जवाब देना तो सर आगे क्वेश्चन को बताएंगे आपको सर अच्छा लगेगा, और तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा, जल्दी से बताएंगे सर। चलिए इतना दूर तक अगर आप लोग को समझ में आ गया, अब देख सकते हो सर कि समीकरण 1 बन गया और समीकरण 2 बन गया। अब आप फिर यहाँ पर आप लोगों को यहाँ से आगे विलोपन विधि का प्रयोग करके समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करके सर x और y का मान ज्ञात करना। क्या आप लोग इसको ज्ञात कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, देखते हैं कितने सारे बच्चे इसको यस नो में जवाब देते हैं सर। देखते हैं कितने सारे बच्चे हो जो यहाँ पर से, अब हम आपको बता रहे हैं कि दो जो समीकरण हमारे पास है, दो समीकरण, एक समीकरण 1 और समीकरण 2 है। समीकरण 1 और समीकरण 2 को सर, ठीक है, समीकरण 1 और 2 को आपको क्या करना है, विलोपन विधि का प्रयोग करते हुए x और y का मान ज्ञात कर लेना है। x और y का मान जैसे निकल जाएगा सर तो वही हमारा क्या होगा, भिन्न बराबर, देखो जो हम भिन्न बराबर लिखे हैं x/y, तो x/y का हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको देखते हैं, अगर बना लेंगे ना तो आप लोग सर बना करके क्लास के बाद आप जरूर से जरूर क्या करोगे, व्हाट्सएप नंबर पे शेयर कर देना, क्योंकि उससे क्या होगा कि जो बच्चे नहीं बनाने सकेंगे वो कम से कम बना लेंगे और हम आपका चेक कर लेंगे सर कि किस प्रकार से आप लोगों ने बनाया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे, हम आपको अगला क्वेश्चन बताते हैं सर। चलिए P के ऐसे मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो P के ऐसे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए समीकरण युग्म px + 3y = 7 तथा 2x - y = 6 का एक अद्वितीय हल है। एक अद्वितीय हल कब होता है, चलिए यहाँ पर सीखें जरा। एक अद्वितीय हल होने के लिए, एक अद्वितीय हल होने के लिए हम लोगों को चाहिए सर, एक अद्वितीय हल होने के लिए a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2, तो हम लोग कहेंगे कि एक अद्वितीय हल होता है। ये हम लोग का दो चर वाले रैखिक समीकरण का चैप्टर का क्वेश्चन है। इसमें बोला है P का एक ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए समीकरण युग्म px + 3y = 7 तथा 2x - y = 6। यहाँ पर दो समीकरण आपका दिया गया है, ये हो गया पहला समीकरण, ये आपका हो गया दूसरा समीकरण। दोनों समीकरण से आप सबको पता होना चाहिए कि आपको a1, b1 और c1 लेना है। किससे, समीकरण 1 से। a2, b2 और c2 लेना है समीकरण 2 से। ठीक, चलिए करके दिखाते हैं सर, फिर से सुनना। समीकरण 1 से आपको a1, b1 और c1 लेना है, समीकरण 2 से आपको a2, b2 और c2 लेना है। चलिए ले करके देखते हैं सबसे पहले, फिर क्वेश्चन को बनाते हैं सर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार का सर, देखिए सॉल्यूशन लिख लेंगे, ठीक ना। चलो लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। उसके बाद समझिएगा आपको लिखना है दिया है, क्या लिखोगे, दिया है। देखिए सर इस तरीके से लिख लेंगे, दिया है। अब क्या दिया गया है, तो लिखेंगे a1 का जो मान दिया गया है वो p है, ये a1 का मान हो जाएगा, ये a2 का, सॉरी b1 का मान हो जाएगा, और ये हमारा c1 का मान हो जाएगा। ये हमारा a2 का मान हो जाएगा, ये हमारा b2 का मान हो जाएगा, ये हमारा c2 का मान हो जाएगा।
लेकिन एक बात को याद रखना आप सारे बच्चे, जब कभी भी इस बराबर के बाद, अगर बराबर के बाद कोई संख्या होता है, अगर वो प्लस में होगा तो उसको माइनस में लीजिएगा, और अगर माइनस में रहेगा तो आप उसको प्लस में लीजिएगा। कब ऐसा करना है? इस बराबर के बाद वाला जो संख्या होगा ना, उसके साथ बदलाव करना है उसका चिन्ह को। माइनस होगा तो प्लस लेना है, प्लस रहेगा तो माइनस लेना है, ठीक है। तो देखिए a1 का जो मान हमारे पास है p था, और b1 का जो मान है वो हमारे पास 3 है, और c1 का जो मान है हमारे पास वो 7 दिया गया है, ठीक। तो अब हम लोग अगला लिखेंगे a2 बराबर, चलिए a2 बराबर लिख देते हैं सर। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे a2 बराबर देखो कि यहाँ पर 2 है सर, तो 2 लिखेंगे। और b2 बराबर यहाँ पर देखिए कि कुछ नहीं है, मतलब -1 है। b2 बराबर हमारे पास -1 हो जाएगा, ठीक है। देखो कुछ नहीं है मतलब यहाँ पर क्या छिपा हुआ है? -1 छिपा हुआ है ना, तो देखो -1 हो गया। और c2 बराबर जो है देखो यहाँ पर +6 है ना, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? -6 इस प्रकार का हो जाएगा। यहाँ पर भी माइनस आपको लगा लेना है सर, ठीक है। तो सारे बच्चों को ये बातें समझ में आया होगा। अब हम लोगों को फाइनल क्या करना है? यहाँ पर लिखा है कि एक अद्वितीय हल है। क्या बोला है? एक अद्वितीय हल है। तो बताएंगे सर आप बच्चे कि अद्वितीय हल कब होती है, एक अद्वितीय हल कब होता है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे चूंकि, क्या लिखेंगे? चूंकि एक अद्वितीय हल होगा, क्या लिखेंगे? चूंकि एक अद्वितीय हल होगा, देखो एक अद्वितीय हल होगा, एक अद्वितीय हल होगा। तो कब होगा एक अद्वितीय हल? तो हम लोग लिखेंगे कि a1 बटा क्या होगा? a2 बराबर नहीं होगा b1 बटा b2। तो हम लोग कहेंगे कि समीकरण जो है सो अद्वितीय हल होगा, ठीक है। अब सॉल्व जब करेंगे तो a1 का मान देखो p दिया गया है, और a2 का जो मान दिया गया है वो 2 दिया गया है। देखो उसी प्रकार b1 का मान हमारे पास 3 है, और b2 का मान हमारे पास -1 है सर। कुछ नहीं करना है बच्चा लोग, एकदम आराम से इसको सॉल्व कर दो सर, आपका कहानी हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आप इसको इससे गुना कर दो, इसको इससे गुना कर दो, ठीक है। तो क्या बचेगा हमारे पास? देखो सीधा सा बात है, P तो P रह जाएगा ना। यहाँ पर जो 2 है ना नीचे, ये 2 नीचे देख रहे हो, इस 2 को ले जा करके 3 से गुना कर दो, तो 2 तिया कितना हो जाएगा? 6, और 6 बटा देखो -1 है ना सर। तो सर कभी भी ना अगर नीचे माइनस रहेगा ना, नीचे माइनस रहेगा, आप उसको बेझिझक मतलब किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं करना है और ऊपर कर देना है। आपको इसके बारे में हम सिखाए हैं। तो क्या हो जाएगा? -6 हो जाएगा। कि क्यों ऐसा ऊपर जाता है इसके बारे में आपको सिखाया गया। देखो तो P का हम लोगों को मान ज्ञात करने बोला था, ये मान हम लोगों ने ज्ञात कर लिया है। अब देखते हैं कितने बच्चों को ये वाला क्वेश्चन बढ़िया से समझ में आया है सर, जल्दी से बताएंगे कितने सारे बच्चों को ये वाला प्रश्न बढ़िया से समझ में आया। आफरीन करिए कि समझ में आ गया, सादिया करिए कि समझ में आ गया, नगमा करिए सर समझ में आ गया। तो देखो सर यहाँ पर और सारे बच्चों को बताना चाहेंगे ना सर कि अगर बेहतर रिजल्ट चाहिए ना तो पढ़ना तो पड़ेगा सर, ठीक है, पढ़ना पड़ेगा। अगर बेहतर रिजल्ट चाहिए तो पढ़ना तय है, तभी आप बेहतर रिजल्ट कर पाइएगा। बिना पढ़े आप कहिएगा कि मेरा रिजल्ट अच्छा हो जाए, तो ये कहीं से भी संभव नहीं है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो बताइए कि निम्न त्रिभुजों के युग्म समरूप है या नहीं। बताइए कि निम्न त्रिभुजों के युग्म, बताइए कि निम्न त्रिभुजों के युग्म समरूप है या नहीं है। तो सर आप लोग को पता होगा कि एक समरूपता की कसौटी के लिए हम लोग क्या जानते हैं, बहुत सारे नियम हैं हमारे पास, जैसे है साइड साइड साइड, दूसरा पढ़ाया गया है एंगल एंगल एंगल, ये पढ़ाया गया है, ठीक है, एंगल एंगल और एंगल पढ़ाया गया है। तीसरा पढ़ाया गया है साइड एंगल साइड पढ़ाया गया है। इसमें एक और आता है एंगल एंगल भी रहेगा तो भी काम चल जाएगा।
चौथा आपको पढ़ाया थे एंगल, साइड एंगल, ये भी पढ़ाया गया था सर, ठीक है। उसके बाद एक और बताए थे RHS, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, क्या बताया गया था, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, इसके बारे में भी आपको बताया गया था सर, ठीक ना। तो ये सारी चीज़ें आप लोग का होता है, इसमें से कोई भी एक भी समरूपता कसौटी को यदि ये दोनों आकृति अगर फॉलो करते हैं, इसमें से किसी एक को भी अगर फॉलो करते हैं तो समझ जाइएगा कि दी गई जो हमारी आकृति है वो समरूपता कसौटी को फॉलो कर रही है और समरूप है, और अगर समरूपता कसौटी को फॉलो नहीं करती है तो कहेंगे कि यह समरूप नहीं है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा सर, आपको थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को सीखना पड़ेगा कि हम जो कहते जा रहे हैं उसको सुनिएगा, ठीक। तो क्या यहाँ पर समझना है, देखना आफरीन ना, यहाँ पर देखो सर, संगत कोण और संगत भुजा, शायद ये बात आप लोगों को हम बताए हैं कि संगत कोण क्या होता है और संगत भुजा क्या होता है। जैसे देखिए ये वाला कोण जो है, इस वाला कोण से ये कहलाता है संगत कोण, क्या कहलाएगा, संगत कोण। ये हमारा संगत भुजा है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा सर, संगत भुजा हो जाएगा। देखो ये क्या हो जाएगा, संगत भुजा। ये हमारा एक है, ये देखो ये वाला अगर आपका संगत है तो ये वाला भी क्या होगा, उसका संगत कहलाएगा सर, ठीक है ना। तो चलिए करके दिखाते हैं सर, तब कहीं जा करके आपका क्वेश्चन समझ में आने वाला है आपको। तो यहाँ पर लिखेंगे, ये सॉल्यूशन लिख लेंगे और सॉल्यूशन लिखने के बाद लिखेंगे आकृति में, क्या लिखना पड़ेगा, ध्यान से सुनिएगा सर, यहाँ पर लिखना पड़ेगा आकृति में। आकृति में लिख सकते हो या आकृति में ना लिखो तो एक और तरीका है, उसको फॉलो कीजिएगा। पहला त्रिभुज का नाम है ABC, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC एवं, क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC एवं। दूसरा त्रिभुज का नाम क्या है, DEF, तो लिखेंगे एवं त्रिभुज DEF में सर, किस में लिखना है, त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज DEF में लिख लेना है। चलिए देखिए, बेहतर तरीके से सीखने का प्रयास कीजिएगा सारे बच्चे, ठीक ना। कौन कौन से त्रिभुज में काम किया जा रहा है, ये फर्स्ट वाला त्रिभुज ये वाला हो गया और दूसरा त्रिभुज ये वाला हो गया। दोनों त्रिभुज में हम लोग अब तुलना करेंगे, क्या करेंगे सर, तो तुलना करेंगे। तुलना करने पर देखेंगे कि क्या इसमें समरूपता कसौटी को पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो चलिए देखते हैं सर, समरूपता कसौटी को पूरा करता है कि नहीं करता है। तो यहाँ पर देखिए कोण A बराबर क्या दिया गया है, कोण A बराबर क्या है, कोण D दिया गया सर। कोण A बराबर क्या है, कोण D, और कितना डिग्री, 50 डिग्री दिया गया सर, ठीक है। कोण A बराबर क्या है, कोण D दिया गया है। और हमारे पास और आगे देखिए सर, क्या करेंगे, AB, क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, AB बटा, देखो इसका संगत ये वाला हो रहा है ना, देखना ध्यान से सुनना सर, ठीक है, ध्यान से सुनना। किसका संगत क्या हो रहा है, इसका संगत भुजा ये वाला हो रहा है ना। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं ना, ध्यान से देखना सर, AB बटा DE, क्या लिखेंगे, AB बटा DE बराबर देंगे ना, AB बटा DE बराबर लिखेंगे। AB का मान कितना हमारे पास, देखो 2 है, और D का मान कितना दिया गया, 3 है। तो देखिए क्या हुआ, इस वाला कोण से इस वाला कोण को तुलना कर लिए, बराबर है। ये वाला भुजा से इस वाला भुजा को तुलना के लिए, यानी संगत भुजा को तुलना के भी बराबर है। अब एक और संगत भुजा बच गया 4 और 6 का, उसको भी तुलना करके देख लेते हैं सर। चलिए उस भुजा का क्या नाम है, AC, क्या नाम है, AC बटा क्या नाम है, DF, AC बटा DF। तो AC का मान देखो तो सर, AC का मान क्या है, AC का मान हमारे पास 4 है और DF का मान 6 है। तो बराबर देंगे, इसको काट लीजिए एक बार काटने में कुछ नहीं जाता है सर, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा, यानी क्या आया, 2/3 आया। तो आप लोगों ने यहाँ पर फाइनली एक चीज देख चुके हैं सर आप लोग, कि सर क्या हुआ, एक हमारे पास देखो कि एक ठो कोण बराबर हो गया, एक ठो कोण बराबर हो गया, और देख सकते हो कि एक भुजा का अनुपात और दूसरे भुजा का अनुपात भी क्या हो गया, बराबर हो चुका है। क्या ये बातें समझ में आया। देखो सर, भुजाओं का अनुपात जो है सो बराबर है। कैसे भुजाओं का अनुपात बराबर है, देखिए एक ठो कोण बराबर हो गया, और ये वाला भुजा जो है, देखिएगा सर, ये वाला जो भुजा है ना, ये वाला भुजा, सॉरी यहाँ पर दिखाते हैं,
ये वाला भुजा इस वाले भुजा से, इस वाले संगत भुजा से, संगत भुजा से क्या है, बराबर है। कितने बच्चों को ये चीज समझ में आया सर? देखो कि कोण ए बराबर कोण डी बराबर कितना है, 50 डिग्री है, ये संगत कोण हुआ। अब उसका संगत भुजा का अनुपात, संगत भुजा का अनुपात देखना है, संगत कोण और संगत भुजा, संगत कोण संगत भुजा, इसका ध्यान देना है, ठीक है। संगत भुजा और संगत कोण, तो संगत भुजा हमारे पास क्या है, ए बी, तो ए बी बटा डी ई, उसका संगत भुजा था ना, ए बी का डी ई से संगत भुजा था, तो ए बी बटा क्या लिख दिया सर, डी ई लिख दिए। तो ए बी बटा डी ई, ए बी बटा डी ई बराबर क्या हो जाएगा, 2/3। अब एक और हमारे पास संगत भुजा है, ये वाला से ये वाला संगत भुजा है, तो सर उसी के साथ उसी संगत भुजा को हम लोग डाल दिए, तो काटने से कितना आया, 2/3 आया। देखिए इसका मान आया 50, इसका 2/3, इसका 2/3। तो इसका मतलब यहाँ पर एक चीज तो साफ है, एक चीज क्या साफ है, इधर का साइड है, इधर का एंगल है, और इधर का फिर साइड है, इधर का भी साइड है, इधर का एंगल है, और इधर का साइड है। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से क्या लिखेंगे, साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से। देखना यहाँ पर आपने ना थोड़ा सा सर्च होकर बता रहे हैं, ए बी को हम लोग देखो, इस ए बी को क्या कहेंगे सर, देखिए कुछ कलर काम नहीं कर पा रहा सही से सर, इसलिए बता रहे हैं। देखो हाँ, आफरीन करिए, साइड एंगल साइड से हो रहा है, वेरी गुड सर। चलिए तो यही चीज हम आपको तभी से समझाने का प्रयास करते हैं, आप लोग अगर समझ में आ गया तो सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि क्या लिखेंगे, चूंकि साइड एंगल साइड, देखिए बढ़िया से देखिएगा ना तो पता चल जाएगा, बीच में ये कोण हो रहा है ना, देखो सर देखिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है, बीच में ये वाला कोण हो रहा है, ये वाला साइड हो रहा है, ये वाला साइड हो रहा है, ये वाला कोण हो रहा है, ये वाला साइड हो रहा है, ये वाला साइड हो रहा है, ठीक है। तो बीच में कौन हो जा रहा है, बीच में कौन होना जाए, दोनों साइड क्या हो जाएगा, साइड हो जाएगा। तो साइड एंगल साइड क्या लिखेंगे, साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से, देखो समरूपता, समरूपता कसौटी से, साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से, इस तरीके से लिख लेंगे। और नीचे लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप क्या हो जाएगा, त्रिभुज डी ए और एफ। देखिए तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि इसका आंसर कंप्लीट हुआ। देखते हैं कितने बच्चों को ये प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आया है सर, क्योंकि इस तरह का एग्जाम में आपका पूछने ही वाला है क्वेश्चन, ठीक है। एग्जाम में पूछेगा, एक ना एक क्वेश्चन तो पूछने ही वाला है सर, चाहे जिसको पूछे, ऑब्जेक्टिव में पूछे या सब्जेक्टिव में पूछे, लेकिन जरूर पूछेगा, ठीक है सर। सभी कोई को क्या मेरी आवाज भी प्रॉपर ढंग से जा पा रही है? चलो आवाज भी प्रॉपर ढंग से जा पा रही होगी सर, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े, क्या बताइएगा सर सारे बच्चे एक बार। आफरीन करे कि समझ में आ गया, सादिया करे कि समझ में आ गया, चलो सारे बच्चों को समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो सकेंद्रीय, कितना क्वेश्चन और बचा हुआ जरा से देख लेते सर। अच्छा और भी क्वेश्चन अभी काफी भरा बच्चा है, कितना समय हो गया रे, अभी कितना समय हुआ है, देखते हैं सर, 1 मिनट, 8:33 हुई है ना। चलो 8:33 हुआ है ना। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को भी बना लेते हैं सर। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, दो सकेंद्रीय वृत्त, सकेंद्रीय वृत्त किसे कहा जाता है, यानी एक ही केंद्र के ऊपर दो वृत्त लगा हुआ रहता है, उसके हम लोग सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। सकेंद्रीय वृत्त मतलब क्या होगा, एक ही केंद्र के ऊपर दो वृत्त जब हो तो उसे सकेंद्रीय वृत्त कहा जाता है। एक ही तो केंद्र होता है जिसमें देखो कि वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर का है। एक जो त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर का है और दूसरा जो त्रिज्या है वो 4 सेंटीमीटर का है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। चलिए सर क्वेश्चन को करके देखते हैं। एक हमारे पास क्या है ना, एक इस प्रकार का एक वृत्त बना हुआ है, इसका केंद्र बिंदु है और ये हमारा क्या है, त्रिज्या दिया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग का ये दिया गया है, ठीक ना। अब जरा ध्यान से सुनना, अब हम लोग को क्या करना है, यही केंद्र होगा,
ठीक ना। यही केंद्र होगा, सुनना ध्यान से, यही केंद्र होगा सिर्फ सर, और क्या करना पड़ेगा ध्यान से देखना, यही केंद्र होने वाली है, एग्जैक्ट क्या होगा ना, यही केंद्र होगा, और आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा सर। देखिए थोड़ा सा वेट करेंगे, हम आपको करके दिखाते हैं सर, ठीक ना। देखिए कुछ इस प्रकार का एक ही ठो केंद्र होगा, क्या होगा, एक ही ठो केंद्र होगा, सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ इस तरह का इसका मूव कर दीजिए सर, ऐसे देखिए, एक ही तो केंद्र होने वाली है, कितने केंद्र होने वाली है, एक ही तो केंद्र होगा, और उसमें हम लोगों को क्या करना है कि दो ठो वृत्त खींच लेना है, और एक ठो वृत्त ऐसे जो जाएगा ना, ऐसे करते हुए सर, ऐसे टच करते हुए जो जाएगी ना, उसको हम लोग क्या करेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा, कुछ ऐसे करके हम लोग इसको मिला लेंगे सर, ठीक ना। देखो तो अब क्या होगा, इसको थोड़ा सा समझना है बढ़िया से, हम इसको करके दिखाते हैं सर आप लोग को, आकृति बना के। देखिए इस तरीके से हमारा आकृति बन रहा है, ठीक है, सबको दिखाई पड़ रहा होगा ना, इस तरीके से हमारा आकृति बन रहा है। अब जरा सा सुनना यहाँ पर आफरीन, आप लोग क्वेश्चन में क्या बोला है ना, सर दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। देखो इस वाला त्रिज्या है ना, इस वाला त्रिज्या का जो मान दिया गया है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर है। और क्या कहता है, छोटे वृत्त का जो त्रिज्या है ना, इसका मान कितना दिया गया है, 4 सेंटीमीटर है सर। तो बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। हम कोशिश करते हैं, ध्यान से सुनना कि सर समझाने का प्रयास कर रहे हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग, तो शायद क्वेश्चन को बढ़िया समझ जाइएगा। सारे बच्चे जो देख पा रहे हैं सर ध्यान से देखना, हम यहाँ पर बता रहे हैं, एक हमारे पास ऐसे करके एक छोटा वृत्त है ना, और छोटे वृत्त का जो त्रिज्या दिया गया है वो हमारे लिए 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, और इसी के ऊपर एक और ऐसे करके त्रिज्या बना दिया गया है, और इसका जो त्रिज्या दिया गया है ये हमारे लिए कितना सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर ऐसे दिया गया है, ठीक। अब क्या बोला है कि यहाँ से ऐसे टच करते हुए एक रेखा ऐसे जा रही है, तो इसी वाले रेखा की हम लोगों को मान ज्ञात करना है। तो ये सर कैसे निकलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल। तो ये हम लोगों का निकलता कैसे है, जहाँ पर ये टच किया है वहाँ से इधर आधा हो जाता है, इधर आधा हो जाता है। अगर अगर इधर मान के चलो 3 सेंटीमीटर आता है, तो इधर भी कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। अगर इधर 13 आएगा तो इधर भी कितना होगा, 13 आएगा। अगर इधर 5 आएगा तो इधर भी कितना होगा, 5 होगा। और ये हमारा जीवा है, बड़े वृत्त की जीवा। जीवा किसको कहा जाता है, ये वृत्त है, तो वृत्त के बीचों बीच ऐसे काट दोगे तो ये क्या कहलाता है, जीवा कहलाता है। क्या ये बातें क्लियर है सभी बच्चों को, जल्दी से फिर से बताओगे सर, अगर क्लियर हुआ है तो फिर से एक बार बताते हैं, सुनना। देखिए क्या है कि ये एक वृत्त है, ये बड़ा वृत्त है, और उसके अंदर में एक छोटा वृत्त है। तो क्या होता है सर कि बड़ा वृत्त और छोटा वृत्त, बड़ा वृत्त और छोटा वृत्त, देखो छोटा वृत्त का जो त्रिज्या दिया गया है वो 4 सेंटीमीटर का है, और यहाँ से जो बड़ा वृत्त का जो त्रिज्या दिया गया है वो 5 सेंटीमीटर का है। अब क्या कह रहा है कि एक, देखो कुछ बच्चे कह रहे क्लियर है सर, देखो अब सर यहाँ से क्या कर रहा है ना, ये ऐसे करते हुए एक लाइन खींच दे रहा है, तो यहाँ पर जहाँ पर जा करके ये कटता है ना, इधर का मान और इधर का मान क्या होता है, बराबर होता है। अगर ये 3 आएगा तो ये भी 3 आएगा, तो टोटल जीवा, जीवा, अब जीवा बार यहाँ पर फिर से जीवा वाला एक बात समझ लो, जीवा किसको कहेंगे सर, जीवा हम लोग कहेंगे ना, ऐसे क्या करोगे, एक ऐसे गोल है और ये केंद्र बिंदु है, यहाँ से ऐसे गया है, ये क्या कहलाता है, जीवा कहलाता है, ठीक है। चलिए अब कभी भी एक और सेक्रेट चीज बता रहे, सुनना आपने, कभी भी कोई भी वृत्त के केंद्र से अगर कोई भी जीवा पर, सुनो बात को ध्यान से, एक वृत्त के केंद्र से, एक वृत्त के केंद्र से कभी भी एक जीवा पर अगर इस प्रकार का लंब खींचा जाता है ना, लंब क्या खींचा जाता है, लंब, तो याद रखिएगा कि वह जीवा 2 बराबर भागों में विभाजित हो जाती है। देखो सुनो फिर से बता रहे हैं, एक हमारा ये क्या है, एक हमारा ये वृत्त है, ठीक, वृत्त के देखो वृत्त में क्या किया जाए, कोई भी एक जीवा ऐसे खींचा गया है सर, कोई भी एक जीवा ऐसे खींचा हुआ है, ठीक है, सुनिएगा ध्यान से, कोई भी ऐसे एक जीवा हमारे पास खींचा हुआ है। अब इस जीवा को क्या करेंगे, ये हमारा क्या है, जीवा है, ठीक, इस जीवा से सर अगर कभी भी इस केंद्र से ऐसे करके अगर लंब खींच दोगे ना, लंब,
अगर लंब खींच दिए तो याद रखिएगा कि इधर का भाग और इधर का भाग बराबर बराबर भागों में बट जाता है। कभी का कोई भी क्वेश्चन रहे, अगर क्वेश्चन पूछ दे कि किसी भी वृत्त की जीवा पर, किसी भी वृत्त की जीवा पर अगर केंद्र से लंब डाला जाता है तो वह जीवा दो बराबर भागों में विभाजित हो जाती है। ठीक है, फिर से समझना है पराफेन कि सर ये हमारे लिए क्या है, ये एक जीवा है ना, ये क्या है, जीवा है, और ये केंद्र से लंब आया है। तो कभी भी अगर केंद्र से इस तरह का लंब आता है तो अगर जीवा पे डाला गया लंब, किसी भी वृत्त का जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में विभाजित कर देती है। यानी अगर ये x होगा तो ये भी x ही होगा। क्या ये बात हम आपको बता रहे हैं, समझ में आ रहा है? कभी भी कोई भी वृत्त पे, कोई भी वृत्त रहे और उसके केंद्र से उस जीवा, उसके जीवा पे अगर लंब डालेंगे तो वह जीवा जो होगा ना, ये वाला जो जीवा होगा, ये दो बराबर भागों में विभाजित हो जाएगा। देखो, तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे कि इसको जानते हैं सर कि हाँ ये दो बराबर भागों में विभाजित हो जाती है सर। ठीक है, चलिए देखिए ये बात क्लियर हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस आकृति को देखने से पता चल रहा है कि ये जो हम लोग का एक त्रिभुज बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। देखो यहाँ से एक लाइन ऐसे आ रही है सर, एक लाइन ऐसे आ रही है और एक लाइन ऐसे जा रही है। तो पता क्या चला, एक त्रिभुज जैसा आकृति बन रहा है और यहाँ पर 90 डिग्री लंब है, तो होगा ही होगा। तो देखिए आपका ऊंचाई दे दिया है और कर्ण का मान दे दिया है। तो ऊंचाई और अगर कर्ण का मान दिया हुआ है ना, तो सर आपको क्या करना है, उसका आधार ज्ञात कर लेना है। चलिए निकाल करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, इस तरीके से सॉल्यूशन लिख लीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा माना, क्या लिखेंगे, माना केंद्र O वाले, केंद्र O वाले दो सकेंद्रीय वृत्त है, दो सकेंद्रीय वृत्त है, या इसको ऐसे ना लिख करके सर ऐसे लिखना, केंद्र O, माना केंद्र O वाले वृत्त पर, केंद्र O वाले, केंद्र O वाले वृत्त पर त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर वाले दो सकेंद्रीय वृत्त है, सकेंद्रीय वृत्त है, ऐसे लिख सकते हो अगर चाहो तब, और नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। हम लोग क्या लिखेंगे, मानक केंद्र O वाले वृत्त पर त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर वाले दो सकेंद्रीय वृत्त है, इतना हम लोग मानेंगे। और मानने के बाद यहाँ पर लिखेंगे इसलिए, क्या लिखेंगे, इसलिए देखो कि कर्ण का मान है, कर्ण का मान हमारे पास क्या आया, तो कर्ण का मान हमारे पास 5 सेंटीमीटर आया। कर्ण का मान कितना आया, 5 सेंटीमीटर। और नहीं तो ये भी नहीं करना है तो लिखना है त्रिभुज, क्या लिखेंगे, इसमें त्रिभुज में लिख सकते हो या फिर डायरेक्ट लिख दो सर, कोई दिक्कत नहीं है। कर्ण बराबर कितना सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अब देखो ऊंचाई बराबर क्या लिख लेंगे, लंब, लंब बराबर क्या लिखेंगे, लंब बराबर हमारा कितना दिया गया है, 4 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे आधार बराबर, क्या लिखेंगे, आधार बराबर फॉर्मूला होता है अंडर रूट, क्या होता है, अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर। बोलो सर कर्ण का मान हमारे पास क्या है, 5 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर। और सॉल्व कर लीजिए सर, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16, घटाएंगे तो क्या आएगा 9। ठीक है, 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या निकलेगा 3। देखिए हमारे पास जो आया, क्या आया सर, देखिए 3 निकल करके आया। इसका मान कितना आया 3, उसका मान कितना आया 3। तो सर इसलिए ना इसका भी मान कितना होगा 3 होगा। लास्ट में हम लोग लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः
जीवा की लंबाई, क्या लिखेंगे, जीवा की लंबाई। देखो जीवा की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, 3 + 3 हो जाएगा, यानी 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा आंसर। आप कहोगे सर आप क्यों दोनों को बराबर क्यों मान लिए सर, हम इसीलिए क्वेश्चन बनाने से पहले बता रहे थे कि किसी भी वृत्त की जीवा पर, किसी भी वृत्त की जीवा पर अगर केंद्र से लंब डाला जाता है तो वह जीवा 2 बराबर भागों में विभाजित हो जाती है। यहाँ पर 3 आएगा तो यह भी 3 ही आएगा, क्योंकि वृत्त के केंद्र से, ये आपका प्रमेय होता है कि वृत्त के केंद्र से, वृत्त की केंद्र से अगर जीवा पर कहीं पर भी जीवा रहेगा, सुन लो आगे बढ़ा देकर दिखाते हैं सर, कहीं पर अगर मान लो ये हमारा एक वृत्त है, ये केंद्र है, ये जीवा है, अगर इस पे ऐसे लंब डालोगे ना, कहीं पर भी कोई भी जीवा रहेगा, एक वृत्त का कोई भी जीवा है उस पर लंब डालोगे तो ये वाला मान और ये वाला मान सेम हो जाएगा। बात समझ में आ गया, सेम टू सेम निकल करके आ जाएगा सर। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग इस त्रिभुज को बना लिए, यानी इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। क्या सारे बच्चों को ये बातें समझ में आया? ठीक है, देखिए आफरीन कह रही कि सर ये मेरा भी 6 सेंटीमीटर आया है, वेरी गुड सर। देखो तो हमारा जो जीवा की लंबाई होगा 3 + 3 यानी कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब देखते हैं कितने बच्चों को ये चीज़ समझ में आया। जो भी बच्चे देख पा रहे सर फटाफट बताएंगे सर कि समझ में आया या नहीं आया। सभी बच्चे बताएंगे सर समझ में आ गया होगा तो सर यस नो में जवाब देंगे, ठीक है। आफरीन क्या करोगे ना, जितना क्वेश्चन आज जो पढ़ाए ना आप लोगों को सर, सारे क्वेश्चन को क्या करोगे, स्क्रीनशॉट लेकर के बाकी बच्चों के पास शेयर कर देना सर व्हाट्सएप ग्रुप में, जिससे कि बाकी बच्चों को बढ़िया से समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो आज हमारे पास ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क में लिख देते हैं सर, इसको आप होमवर्क में कर लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा टाइम काफ़ी चला जा रहा है इसलिए आज का क्लास यहीं पर रोकते हैं। ये आपका होमवर्क में रहेगा। होमवर्क आज का 28 तारीख का है आपका एग्ज़ाम के लिए सर, ये ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा। तो हम सभी बच्चों से ये आशा करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को समझ में आया होगा, और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट क्लास में सर इसी प्रकार के क्वेश्चन को फिर से पढ़ने का प्रयास करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। तो आप सारे बच्चों से यही रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग क्लास में जरूर जुड़ने का प्रयास करेंगे सर, और बाकी बच्चों को भी क्लास में जुड़ने का प्रयास करेंगे। और कल से जो क्लास होगी ऑफलाइन वाला क्लास वो 1 बजे होगी, सिर्फ आपका फ्राइडे यानी कि जुम्मा के दिन जो होगा उस दिन भर हम लोग क्लास 2 बजे रहेगा, बाकी पर डे आपका 1 बजे से क्लास चलेगी सर, ठीक है। तो सारे बच्चे आने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सर साइंस का क्लास चल रहा है ऑफलाइन क्लास में, और उसमें वेरी जो आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना उसको पढ़ाया जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ाया जा रहा है सर। तो चलिए हम लोग कल मिलेंगे ऑफलाइन क्लास में, आज यहीं पर रुकते हैं। आप सारे बच्चों को मेरे तरफ से थैंक यू, धन्यवाद आज के क्लास में जुड़ने के लिए, और सभी बच्चों को कहेंगे सर कि बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि एग्जाम काफ़ी नज़दीक आ चुकी है, आपकी रूटीन भी निकल चुकी है सर, ठीक है। चलिए हम लोग कल मिलेंगे ऑफलाइन क्लास में, तब तक के लिए हम लोग यहीं पर रुकते हैं। सभी को गुड नाइट।